गुड मॉर्निंग दोस्तों, गोल्डन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। पिछले कक्षा में भी हम लोग पढ़े थे आम्ल, क्षारक और लवण के बारे में, जिसको उसमें गुणधर्म के बारे में पढ़े थे, कुछ अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे, प्राकृतिक सूत्र के बारे में पढ़े थे और उसका रासायनिक नाम के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी का आगे चैप्टर जो बताए थे, पीएच स्केल के बारे में जानना है। तो देखिए, सबसे पहले बताते हैं पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल क्या है। क्योंकि बताया था पिछले कक्षा में कि जिसका विलयन का मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और जिसका 7 से कम होता अधिक होता है वो क्षारीय होता है। तो यहाँ पे समझते हैं पहले पीएच स्केल क्या है। तो देखिए, एक डिफिनेशन है कि किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता का जो निर्धारण के लिए सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में एक स्केल दिया। एक क्या है, स्केल ही है जिसे दिया गया है, जिसे क्या कहा था, पीएच स्केल कहा जाता है। किसने दिया था? सोरेनसन ने। कब दिया था? 1909 ईस्वी में। ये है क्या? तो H प्लस आयन की सांद्रता का निर्धारण करता है। देखिए, यहाँ पे पीएच स्केल है, तो उस दिन बताया था जिसका पीएच मान 7 से कम हो। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं अम्लीय। अम्लीय किसको क्या बोलते हैं? 7 से कम। 7 से कम करने का मतलब 0 से लेकर चलेंगे और 7 से थोड़ा सा कम। 7 जैसे ही आ जाएगा उसके बारे में उसमें चर्चा किए थे कि उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन विलयन हो जाता है। ना वो क्षारीय हो पाता है और ना अम्लीय होता है। और क्षारीय में बताए थे कि 7 से अधिक होना चाहिए। 7 से अधिक मतलब 7 नहीं, 7 से थोड़ा सा जैसे ही बढ़ेंगे वहां से स्टार्ट लेकर 14 तक चलेगा। उससे बताए थे कि उसे क्षारीय विलयन बोला जाता है। कौन सा विलयन बोला जाता है? क्षारीय विलयन। मतलब कि एकदम पूरा 7 रहेगा तब रहेगा उदासीन, और 7 से जैसे ही अधिक हो जाएगा क्षारीय, और 7 से जैसे ही कम हो जाएगा तो हो जाएगा अम्लीय। यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। क्या होता है? पीएच मान। पीएच स्केल क्या है? ये किसके निर्धारण करते हैं? पीएच स्केल से। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब इसका कुछ परिभाषा भी अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि अम्लीय विलयन क्या है। तो यहां से लिखेंगे कि अम्लीय विलयन, अम्लीय के बारे में लिखेंगे या इसे विलयन लिख सकते हैं। लिखेंगे कि जिस विलयन का पीएच मान, जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम, पीएच मान 7 से कम हो उसे अम्लीय विलयन कहेंगे। कौन सा विलयन कहेंगे? अम्लीय विलयन कहा जाता है, कहते हैं। इसका उदाहरण भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे बताए थे नींबू। क्या बताए थे? नींबू के बारे में बताए थे, संतरा के बारे में बताए थे कि इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। अब चलते हैं क्षारीय विलयन के रूप में कि क्षारीय विलयन क्या है। तो डिफिनेशन खाली परिभाषा को समझ लेने की है, खाली इसको लिख लेते हैं। आप इस स्क्रीनशॉट करके उतार भी सकते हैं। अब आते हैं क्षारीय विलयन की बात। तो क्षारीय विलयन भी उसी तरह से लिख सकते हैं कि जिस विलयन का पीएच मान, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, 7 से अधिक हो उसे क्षारीय विलयन बोलेंगे। क्षारीय विलयन कहते हैं। इसका भी कुछ उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि साबुन, और भी कुछ ले सकते हैं NaOH, KOH, इसी प्रकार से बहुत सा है। हम एक दो खाली याद रखेंगे कि इसका उदाहरण है। चलते हैं अब उदासीन विलयन के लिए। तो उदासीन विलयन की उसी तरह से परिभाषा लिखेंगे कि जिस विलयन का पीएच मान 7 हो, न कम न ज्यादा, न अधिक न कम, सिर्फ 7 हो, उसे उदासीन बोला जाता है। उदासीन विलयन कहते हैं, इसका भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि इसमें उदाहरण लेते हैं शुद्ध जल।
शुद्ध जल का जो पीएच मान था वो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान को देखेंगे, कुछ पदार्थ जिसका पीएच मान को देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पदार्थ और उसका लिखेंगे पीएच मान, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, इसी को लिखाएंगे कि जो जो इंपोर्टेंट उसको लिखा दिए हैं कि पीएच मान पदार्थ है और इसका पीएच मान है। जठरस का 1.2 होता है, नींबू का 2.2 होता है, शुद्ध जल का मान 7, रक्त का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 14। अब कुछ अभिक्रिया को भी देख लेते हैं। पिछले कक्षा में बताए थे, कुछ अभिक्रिया के बारे में देखेंगे, जैसे कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया देखेंगे। अम्ल के साथ अभिक्रिया देखिए, इसके बारे में देखेंगे कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, इसको देखते हैं। कोई भी धातु कार्बोनेट ले लेते हैं, यह हो गया धातु और इसका कार्बोनेट लेना है, कार्बोनेट लेना, धातु कार्बोनेट और किसके साथ अभिक्रिया करना है? अम्ल के साथ। अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बनाता है NaCl, यानी लवण का निर्माण हो गया। और प्लस में यहाँ पे देता है जल, यहाँ पे क्या देता है? जल, और साथ ही साथ यहाँ पे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बाद फिर क्या है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं NaHCO3, और इसको भी क्या से कराएंगे? अम्ल से। अभिक्रिया कराने के बाद ये भी क्या बनाता है? NaCl प्लस जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे इसका नाम भी लिख लेंगे, लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट, और इसको लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से निष्कर्ष यही निकला कि यहाँ पर जो लिखा वही लिख देंगे कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। लवण इसको बोलते हैं, ये हो गया जल, और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में एक ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे लिख देंगे कि धातु, जिसको दाना उतारते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर ले सकते हैं आप, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना दे रहा? अभिक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, बनाते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इसको उतार सकते हैं कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो लिख सकते हैं कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और इसको समझने के उदाहरण के रूप में इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। इसको देखते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एक उदाहरण देकर समझते हैं। लिखेंगे कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके
लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। जैसे कोई भी अम्ल लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं अम्ल लेते हैं पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक क्षारक ले लेते हैं NaOH, क्षारक ले लिए। आज दोनों के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, बता ही दिए कि लवण और जल बनाते हैं। यानी लवण क्या होता है NaCl, ये क्या हो गया लवण, और क्या बनाता है जल बनाता है। इस तरह से लिखेंगे आपको क्या होगा, इस तरह से अभिक्रिया आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हो गया अभिक्रिया, इसको नाम यह हुआ था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह सोडियम क्लोराइड, यानी कि यही लवण है, यहाँ पे लिख सकते हैं लवण, इसको लिख सकते हैं। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट करके उतार सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड करने का मतलब है कि धातु के ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। चलिए इसको भी पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उदाहरण से समझेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। मतलब वो भी सेम ही बना लिए, ठीक है। अम्ल के, देखिए क्वेश्चन था कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाया, तो अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसका भी एक उदाहरण लेते हैं। कोई अम्ल लेते हैं, अम्ल यहीं पे लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका अभिक्रिया करें तो कोई भी धात्विक ऑक्साइड से, यहाँ पे लेते हैं कॉपर धातु है, एक्स्ट्रा ऑक्साइड। धात्विक कहने का मतलब है कि धातु, धातु के ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड से अभिक्रिया करा लेंगे। तो ये क्या करता है कॉपर और क्लोराइड बनाने की, कॉपर क्लोराइड बनाता है और प्लस में क्या बनाता है जल। तो ये क्या है, ये भी एक क्या प्रकार का क्या है लवण है। तो ये इस तरह से उतार सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करके उतार सकते हैं। और ये जो है ये क्या है धातु के ऑक्साइड है। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्षारीय प्रवृत्ति के, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। चलते हैं एक अभिक्रिया और है और उसके बाद फिर कुछ प्रश्नों को चलेंगे। एक अभिक्रिया और है उसको समझेंगे और उसके बाद फिर प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पे अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया था। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग क्षारकों के साथ, क्षारकों के साथ अधात्विक, यहाँ पे धात्विक था, यहाँ पे हो जाएगा अधात्विक, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया से अभिक्रिया। इसको भी डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उदाहरण से समझ जाएंगे इसको कि क्षारकों के साथ अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक कहने का मतलब अधातुओं के ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बना ले रहा है, यहां जो बना रहा है वही क्या बना रहा है, यहाँ पे लवण और जल, इसमें भी वही बनता है, लवण और जल बनाते हैं। यहाँ प्लस नहीं और लिख देते हैं, लवण और जल बनाते हैं। चलिए इसका भी एक उदाहरण से समझ जाते हैं, इसका भी एक उदाहरण लेते हैं।
इसका उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के रूप में लेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा गया कि क्षारक, तो कोई क्षारक पर ले लेते हैं, तो एक अधात्विक ऑक्साइड ले लेंगे, तो क्षारक के रूप में लेते हैं CaOH के और 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको क्या करेंगे, अधात्विक ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या अधात्विक है, उसका ऑक्साइड लेंगे। अब क्रिया करने के बाद ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या है, एक प्रकार का लवण ही है। और इसके साथ ही साथ क्या देता है, इसके साथ ही साथ देता है जल। तो इससे यही निकला कि आप उदाहरण लिख सकते हैं इसको कि क्षारकों के साथ अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस प्रकार से हो गया ये हो गया क्षारक, और ये हो गया अधात्विक ऑक्साइड यानी कि अधातु के ऑक्साइड अभिक्रिया के लवण और जल बना रहे हैं। अगर इसका पूछा जाए कि क्या चीज का ऑक्साइड है, अधातु का ऑक्साइड, तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। कौन प्रवृत्ति के होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं अधातु के ऑक्साइड। चलते हैं कुछ प्रश्नों की ओर, इसको उतार सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी क्या है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, तो क्या है खट्टा पदार्थ में क्या होता है, इसका आंसर लिखेंगे कि खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है। क्या लिखेंगे इसका आंसर कि खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है, ये क्या करता है कि धातु से अभिक्रिया, पीतल तांबा में क्या धातु है, तो ये धातु से अभिक्रिया करके धातु से अभिक्रिया कर लेता है, अभिक्रिया करके एक विषैला पदार्थ बना लेता है। यहाँ पे लिख देंगे इसलिए पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही या कोई भी खट्टा पदार्थ, दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट करके इसका भी उतार सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानता कौन सी गैस निकलती है। सबसे पहले इसका आंसर लिख लेते हैं कि धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करके समानता हाइड्रोजन गैस देती है। कौन सा गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देती है, फिर निकलती है हाइड्रोजन गैस, समानता हाइड्रोजन गैस निकलती। जैसा प्रश्न है उसी तरह से उसका उत्तर भी लिख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा प्रश्न है कि उदाहरण द्वारा समझाएं। एक उदाहरण लेते हैं, एक धातु लेते हैं और एक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। एक धातु पर ले लेते हैं, जिंक को ले लेते हैं, और इसके साथ कोई अम्ल लेते हैं HCl को। तो अभिक्रिया करने के बाद कुछ तरह तो ये क्या करता है ZnCl बनाता है, और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, बाहर निकालता है यानी कि मुक्त करता है। तो यह हो गया उदाहरण 2 का उत्तर हो गया। समझाएं कि इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो यहां लिखेंगे जांच। देखिए जब हम
इस गैस का मतलब कि हाइड्रोजन, इस गैस के परख नली के पास कोई जलती मोमबत्ती ले जाएंगे, चाहे जलती हुई कोई वस्तु ले जाएंगे, जलती हुई कोई वस्तु ले जाएंगे, ले जाने पर फट के ध्वनि के साथ जलने लगता। बस इतना ही लिख देना है जांच के लिए कि जब हम इस गैस की परखनली के पास अगर कोई भी जलती वस्तु के ले जाएंगे तो ये फटफट की ध्वनि निकलने लगता। तो यही पता चलता है कि कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है।